हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट कोर्स के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के एचटीएमएल के साथ कैसे लिंक किया जाता है और जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पर कैसे रन किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक के बारे में। इसमें हम पढ़ रहे होंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। इन सब के बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूज ऑफ कमेंट्स का, कमेंट्स का यूज क्या होता है और हम कैसे कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंसोल लॉग क्या होता है, कंसोल लॉग क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इन जावा। सो वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कुछ नहीं होता है, बस एक कंटेनर होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत सारे डेटा का हम यूज करेंगे, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए। तो हम मेमोरी में कुछ जगह को स्पेसिफाई कर देते हैं और उनका नेमिंग कर देते हैं, जिससे कि हम वो डेटा को आसानी से स्टोर कर सके और उसको रिट्रीव कर सके। तो उसे हम वेरिएबल के थ्रू करते हैं। दे हेल्प इन होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा डायनेमिकली। वही बात है, हम डेटा को स्टोर करते हैं और डायनेमिकली उसको मैनिपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं। उसके बाद देखते हैं जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड की वे टू डिक्लेयर वेरिएबल। अब जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, वेरिएबल बनाने के तीन तरीके होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। पहला आता है वेर, डिक्लेयर ए वेरिएबल ग्लोबली, और फंक्शन स्कोप, इट कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेट। वेर, अभी आजकल हम लोग वेर का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पहले यूज होता था, पुराने तरीके हैं वेर से डेटा वेर से वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। इसका यूज हम क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इसको जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। हम आगे चल के इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये ग्लोबल होता है, हम कहीं भी डिक्लेयर करते हैं तो ये ग्लोबल होता है। और ये फंक्शन स्कोप भी होता है, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, और बाहर भी डिक्लेयर किए और फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें, और उसके बाद से हम उसके फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू चेंज करें और उसके बाद से उसको एक्सेस करें, तो वो ग्लोबल वेरिएबल का भी वैल्यू चेंज हो जाता है। यही इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और रीडिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि हम एक वेरिएबल बनाए और फिर उसको वेरिएबल, उसके बाद फिर उसी नाम का हम फिर से वेरिएबल बना सकते हैं। इससे हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा है हमारा लेट। लेट हमारा क्या करता है, डिक्लेयर ए ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल दैट कांट बी रीडिक्लेयर। अगर हम एक बार वेरिएबल बना दिए तो उसे दोबारा हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। एक बार डिक्लेयर कर दिए तो उसको हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हमें एरर दिखने को मिलेगा। सेम स्कोप बट कैन बी अपडेटेड। सेम स्कोप में होता है और इसे हम अपडेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कॉन्स्ट। डिक्लेयर ए ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल दैट कांट बी रीअसाइन वंस इनिशियलाइज। जब हम कॉन्स्ट लगाकर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसको री असाइन नहीं कर सकते हैं अगर उसको हम एक बार इनिशियलाइज कर दिए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों तरीके का वेरिएबल बनाया है। हम इसको क्या करते हैं, चल कर अपने एडिटर पकड़ कर देखते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, मैं लेक्चर नंबर 2 के नाम से, लेक्चर 2। और इसमें मैं एक HTML फाइल बनाऊंगा, index.html। HTML फाइल इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को रन कर सकें। मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा, स्क्रिप्ट
आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, script.js। मैं काम करता हूँ, जावा स्क्रिप्ट को इंडेक्स और डॉट एचटीएमएल से लिंक कर देता हूँ। स्क्रिप्ट सर यहाँ पर मैं दे दूंगा script.js, ये लिंक हो गया। मैं एक बार इसको कंफर्म कर लूँ, console.log। इसको ओपन कर लेंगे ब्राउजर में। एचटीएमएल में कोई कंटेंट नहीं, इसलिए पेज पेज पे कुछ नहीं दिख रहा है। इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर कंसोल के अंदर आएंगे तो ये देखिए हमारा हेलो प्रिंट हो गया है, यानी कि हमारा चल रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम अलग ओपन कर लेते हैं ताकि इसको मैक्सिमाइज भी किया जा सके। अलग विंडो को ओपन कर लेते हैं। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए हमारा हेलो प्रिंट हो गया। मैं इसको कर देता हूँ बंद, और यहाँ हम आ जाते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था, हम यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल बना रहे थे तीनों तरीके से। पहला था वेर, दूसरा था लेट, और तीसरा था कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मैंने कहा था कि कांस्टेंट होता है, इसको रीअसाइन नहीं करते हैं। देखिए जैसे पी का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता है, इसलिए हम इसको कॉन्स्ट में रखे हैं। मैं अगर यहाँ बना लूँ वेर, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। वेर माई नेम, एक लेट को डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट पेज 1, और एक क्या था, कॉस्ट पाई। इसका वैल्यू मैं देता हूँ, और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, console.log माई नेम इज पाई। ये देखिए हमारा नेम, हमारा एज 21 और पाई का वैल्यू प्रिंट हो गया है। अब मैं इसलिए मैं क्यों बोल रहा था कि हम वेर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मैंने बना दिया है माई नेम। वेर माई नेम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं दोबारा अगर मैं वेरिएबल बनाऊँ माई नेम से, मैं यहाँ बनाता हूँ वेर माई नेम, और मैं इसका वैल्यू चेंज कर दूँ। ये देखिए यहाँ भी माई नेम हो गया और यहाँ भी माई नेम हो गया, कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसको देखता हूँ क्या प्रिंट हुआ है। ये देखिए इसका वैल्यू चेंज हो गया, यानी कि हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इससे हमें प्रॉब्लम होती है। अगर मैं वही काम लेट के साथ करूँ तो ये देखिए पहले ही एरर आ गया। कांट बी रीडिक्लेयर ब्लॉक्ड स्कोप, हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हम इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेट हटा दूँ और इसका वैल्यू मैं लिखता हूँ 23 कर दूँ, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। 23 हो गया है, लेकिन हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यही फर्क होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट different type of data used to store and manipulate values। इसमें होता है हमारा प्रीमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। प्रीमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, स्ट्रिंग आते हैं, नंबर्स आते हैं, बुलियंस वैल्यू आते हैं, अनडिफाइंड और नल आता है। स्ट्रिंग क्या होता है, नॉर्मल हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम स्ट्रिंग आता है, वो स्ट्रिंग होता है। नंबर्स में आते हैं हमारे न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3, या कुछ पॉइंट्स में भी आ जाते हैं। बुलियन में हमारा आता है ट्रू फॉल्स। अनडिफाइंड क्या होता है, रिप्रेजेंट ए वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर बट नॉट असाइन ए वैल्यू। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं, लेट बी एबीसी, मैंने एक वेरिएबल बना दिया। मैंने एक वेरिएबल तो बनाया, लेकिन इसको डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन इसको असाइन नहीं किया है। ये देखिए डिक्लेयर किया है बट असाइन नहीं किया है।
मैंने सिर्फ वेरिएबल बनाकर छोड़ दिया है, तो इस तरह के वेरिएबल को हम कहते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल। नल क्या होता है? रिप्रेजेंट्स एन इंटरनेशनल इम्पटी वैल्यू। नल कुछ नहीं होता, इम्पटी होता है। अगर हम अनडिफाइंड वैल्यू नहीं बनाना है बट हमें उसमें कुछ स्टोर भी नहीं करना है, तो उसके लिए हम बना सकते हैं नल वैल्यू वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैं बना दूं यहाँ पर कुछ भी बना दूं एक्स वाई जेड, और मैं इसमें नल स्टोर कर दूं, तो ये डिक्लेयर भी हुआ है, असाइन भी हुआ है, बट इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो ये होता है हमारा नल वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, a collection of key value pairs used to store structured data। स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, डेटा की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई पर्सन है तो उसका हमें डेटा स्टोर करना है एक ही साथ, तो हम उसको ऑब्जेक्ट टाइप डेटा में स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम उसका नेम और एज दोनों स्टोर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ये हमारा दिया हुआ है, आप इसको रन करके देख लीजिएगा। मैं अगर इसको रन करूँ, मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल C, और मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पर मैं अगर रन करूँ कंट्रोल V, ये देखिए हमारा आ चुका है आउटपुट। देखिए पहले हमारा था STR हेलो, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू था हमारा। सेकेंड था हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। तीसरा था हमारा बुलियंस, जैसा कि हमने पढ़ा था ट्रू और फॉल्स होते हैं। नॉट असाइन वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर है, यानी कि इसमें भी कुछ असाइन नहीं हुआ है। जैसे नॉट असाइन का देखिए अनडिफाइन आ रहा है यहाँ पे, वो अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट हमारा एम्प्टी वैल्यू, यानी कि इसमें कुछ नहीं है। ये असाइन तो है बट इसमें कुछ असाइन कुछ है नहीं। और उसके बाद से हमारा ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें हम नेम और एज को एक साथ स्टोर किए हैं, और उसका ऑब्जेक्ट हमारा ये पर्सन। हम पर्सन से अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, हमारा सारी डेटा यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक डेटा को चाहता हूँ कि हमारे पास पर्सन से सिर्फ इसका नाम देख लूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं नेम। जैसे मैं डॉट लगाकर नेम लिखूंगा, यहाँ पर सिर्फ उसका नाम आ जाएगा। तो हम डॉट लगा के उसके अंदर के सारे डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर इसको प्रिंट करूंगा तो उसका सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे नेम आ गया एलाइस, और एज आ गया उसका 30। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देखते हैं। ऑपरेटर आर सिंबल्स दैट प्रेफर ऑपरेशंस और ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल। वैल्यू और वेरिएबल्स पर कुछ ऑपरेशन अगर हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके कुछ टाइप होता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और कंपेरिजन ऑपरेटर हो गया, और लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या आता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम जो सिंपल मैथमेटिक्स में ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो। अब मॉड्यूलो यहाँ समझने वाला, मॉड्यूलो क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर ये हमें रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 11 मॉड्यूलो 5, बड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अभी 11 मॉड्यूलो 5 कर दूँ, और तो इसका आंसर आएगा 1। क्यों? कि 5 से 2 बार में 10 तो रिड्यूस हो जाएगा, बट 1 उसका रिमाइंडर बच जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही मॉड्यूलो ऑपरेटर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल अगर इसका देखें, मैं इसको रन करूँ, इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँ, तो ये देखिए हमारे पास पहले दो वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल। इसमें पहले फर्स्ट ए में स्टोर हुआ है 10, और बी में स्टोर हुआ है 5। फर्स्ट में क्या हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है, यानी कि ए और बी को जोड़ा जा रहा है। तो ए और बी के जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस 5 5। नेक्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा 50 हो रहा है। डिवाइड कर रहे हैं, 10 डिवाइड बाई 5 2 हो रहा है। मॉड्यूलर ऑपरेटर में क्या हो रहा है,
टेन से मॉडुलो निकाल रहे हैं 5 का, तो यहाँ हो जा रहा है उसका वैल्यू 0, क्योंकि 5 दो बार में 10 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और उसका रिमाइंडर 0 होगा। इसके बाद से देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अगर मैं यहाँ देखूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने से पहले उसका वैल्यू चेंज कर देगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पर हमारा वैल्यू है, ए का वैल्यू है हमारा 10, बट यहाँ क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होने से पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब 10 इंक्रीमेंट होगा बाई 1 तो हो जाएगा 11, और यहाँ हो रहा है डिक्रीमेंट, यानी कि प्रिंट होने से पहले इसका वैल्यू चेंज होगा, बाई 1 चेंज होगा, तो 5 का डिक्रीमेंट होगा बाई 1 तो हो जाएगा 4। इसका आउटपुट देखें, ये देखिए यहाँ पर पहले हुआ था प्लस, प्लस देन माइनस, मल्टीप्लाई देन डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मैं एक काम करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ सम, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ हो रहा है डिवाइड, यहाँ हम निकाल रहे हैं मॉड, यहाँ हो रहा है इंक्रीमेंट, यहाँ से लिख देता हूँ बस, और यहाँ पे हो रहा है डिक्रीमेंट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। अब देखते हैं, ये देखिए सम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मॉड निकल रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मॉड का वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ 11, तब देखना मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा। हाँ, ऑन 1 हो गया, क्यों, क्योंकि हम 5 से जब 11 पर डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसीलिए मॉड 1 हो गया। इंक्रीमेंट हो गया, 11 हमने ए का वैल्यू किया, 11 ए का वैल्यू प्रिंट होने से पहले ए का वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट हो गया, तो क्या हो गया 12, और बी का वैल्यू अभी 5 है, अगर मैं इसको कर दूं 6, तो ये प्रिंट होने से पहले एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये देखिए 5 हो गया इसका वैल्यू, 6 को एक से डिक्रीमेंट किया 5 हो गया। तो ये इस तरह काम करता है। मैं यहाँ पर कमेंट दे दूं, अर्थमेटिक, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, हम वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी कि हम एक वैल्यू बना, हाँ सॉरी, एक वेरिएबल बनाया है, मैंने डिक्लेयर किया है एक्स, जिसका नाम है, इसका नाम है एक्स, बट इसके अंदर वैल्यू डालेंगे कैसे, तो उस वैल्यू को, इस 10 को एक्स के अंदर डालने के लिए हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये इक्वल टू जो दिख रहा है वो कोडिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक्स प्लस इक्वल टू 5, ये एक्चुअली में इस तरह अगर मैं इसको खोल कर दिखाऊं आपको, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर मैं इसको खोल कर दिखाऊं तो ये एक्स कुछ इस तरह से होगा, वाई, यहाँ में, यहाँ पे ये शॉर्टकट में लिखा गया है एक्स प्लस इक्वल टू 5। यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारा एक्स का वैल्यू क्या है 10, 10 ही तो असाइन किया गया है इसको, एक्स का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर होगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 क्या होता है, 10 प्लस 5 हो जाएगा 50, 10 प्लस 5 हो जाएगा 50, और यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 50, इसीलिए यहाँ पर
इसका वैल्यू 50 हो रहा है। असाइनमेंट करने के साथ साथ हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन का भी यूज कर रहे हैं। सेम उसी तरह एक्स माइनस इक्वल टू 3, यानी कि एक्स का वैल्यू है 10, अब -3 हो जाएगा तो हो जाएगा 12। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। इसको हम रन करके देखते हैं क्या होगा। इसको हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैं अगर पेस्ट कर दूँ, अब देखते हैं। ये देखिए इसका वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर 10 असाइन हो रहा है एक्स के अंदर, और किसकी हेल्प से? असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। ये जो इक्वल टू दिख रहा है आपको, यही होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? दोनों वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करता है। यहाँ पर 10 = 10 दिया हुआ है। ये चेक करेगा क्या दोनों बराबर है, और इसका आंसर है ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है? और यहाँ 10 = 10 फॉल्स। अब ये ऐसा क्यों है, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ क्योंकि यहाँ जो इक्वल टू दिया हुआ है, डबल इक्वल टू से हम सिर्फ वैल्यू चेक, यहाँ जो है डबल इक्वल टू है जिसे हम सिर्फ वैल्यू चेक करें, जिसे हम सिर्फ वैल्यू चेक करें कि क्या दोनों का वैल्यू 10 है। और ये देखिए दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पर 10 है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सिर्फ वैल्यू नहीं बल्कि उसका डेटा टाइप भी चेंज होगा। उसका डेटा टाइप भी चेक होगा। यहाँ ट्रिपल इक्वल टू का मतलब कि वैल्यू तो चेक होगा ही, 10 और 10 दोनों सेम तो है ही, लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप भी चेक होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका डेटा टाइप है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप है इंटीजर, बट यहाँ क्या है, यहाँ पर इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अब यहाँ हो गया अलग अलग, यहाँ पर है इंटीजर और यहाँ पर हो गया स्ट्रिंग, इसीलिए हो गया वैल्यू गलत, और इसीलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। यहाँ इक्वल टू है यानी कि सिर्फ वैल्यू चेक होगा, यहाँ ट्रिपल इक्वल टू है, यहाँ यानी इस, यहाँ ट्रिपल इक्वल टू यानी कि यहाँ वैल्यू के साथ साथ इसका डेटा टाइप भी चेक होगा, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट। 10 ≠ = 5, सही बात है, 10 जो है 5 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू ट्रू, आंसर ट्रू होगा। यहाँ पर देखिए 10 ≠ = 10, लेकिन क्या है, ये 10 इंटीजर में है और ये 10 स्ट्रिंग में है, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा ट्रू। यानी कि 10 जो है वो इस 10 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 10 है इंटीजर और ये 10 है स्ट्रिंग, इसीलिए बराबर नहीं होगा। डबल इक्वल टू लगा है ना, नॉट इक्वल टू है, इसीलिए हो जाएगा ट्रू। देन हम देखते हैं 10 > 5, ट्रू है, 10 बड़ा है 5 से। 10 < 5, नहीं नहीं, ये ट्रू नहीं है। 10 कैसे छोटा हो सकता है 5 से, ये तो गलत है। 10 < 5, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है, ये देखना, ये पहले ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि 10 बड़ा होगा या बराबर होगा 10 के, तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, एक कंडीशन ट्रू हो रहा है इसलिए ट्रू होगा। देन सेम यहाँ पर दिया हुआ है 5 < < या तो 5 बराबर होगा 10 के, या तो 10 से छोटा होगा, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, यानी कि यहाँ भी एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसलिए ये ट्रू है। इस कोड को अगर मैं रन करूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सॉरी, मैं इसको कर दूं कमेंट आउट। और ये क्या थे, ये किस तरह के ऑपरेटर्स थे? कंपैरिजन ऑपरेटर थे। कंपैरिजन ऑपरेटर,
जी, और इसका आउटपुट ये देखो, आउटपुट सेम सेम आ गया है जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ पर ये डबल इक्वल टू है यानी सिर्फ वैल्यू चेक हो, और यहाँ पर ये ट्रिपल इक्वल टू यानी कि वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक होगा। अगर डेटा टाइप वैल्यू सेम है और डेटा टाइप अलग है तो भी फॉल्स आएगा, और वैल्यू अलग है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर डेटा टाइप चेक नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू चेक। अगर दोनों का वैल्यू सेम है, कोई भी डेटा टाइप हो, तो इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड, और नॉट। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड क्या करता है? करता है कि इसके इस साइड का और इस साइड का, यानी कि दोनों वैल्यू अगर सेम है तो ट्रू होगा। बट अगर दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है, कोई भी एक फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर कहता है यानी कि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो ट्रू आएगा। अगर दोनों में से किसी एक का वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। और ऑपरेटर का क्या कहता है? और ऑपरेटर कहता है कि ये काम करो, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तब फॉल्स होगा। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो उसका आंसर वही होगा। अब ये नॉट क्या करता है? नॉट कहता है कि काम करो, चेंज कर दो जो भी है। यहाँ ट्रू है, नॉट लगा दिए, फॉल्स हो गया। यहाँ फॉल्स होगा, नॉट लगा देंगे, ट्रू हो जाएगा। करके देखते हैं, तो कमेंट आउट करते हैं। ये देखो, दोनों में से, यहाँ देखो, एंड ऑपरेटर है यानी कि दोनों साइड ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होगा। एक फॉल्स, सारे फॉल्स। आंसर देखो, फॉल्स है। अगर मैं इसको कर दूं ट्रू, ट्रू क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये देखो, ट्रू हो गया। अगर मैं इसको फॉल्स करूं तो फिर से इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ये देखो, यानी कि दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो आंसर उसका फॉल्स होगा। लेकिन और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू है भाई, यानी कि फॉल्स और ट्रू है। एक यहाँ पर ट्रू है, इसका आंसर ट्रू होगा। देखो यहाँ पर आया है आउटपुट ट्रू। अगर मैं इसको भी कर दूं ट्रू तो भी होगा हमारा ट्रू। मैंने दोनों ट्रू कर दिया, फिर भी ट्रू है। ये देखो, अगर मैं दोनों को फॉल्स करूंगा तब जाकर इसका आंसर फॉल्स होगा। तब जाकर इसका आंसर फॉल्स होगा। मैं दोनों को कवर कर दूं फॉल्स, अब आएगा इसका आंसर फॉल्स। यानी एक भी ट्रू है जब तक, तब तक तो ये ट्रू ही देगा। इसको ट्रू कर दूं, और यहाँ है नॉट। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? चेंज कर दो भाई जो भी है। अगर ट्रू है फॉल्स कर दो, फॉल्स है ट्रू है। यहाँ पर ट्रू है, इसने फॉल्स कर दिया। फॉल्स है, मैं लगाता हूँ फॉल्स। अब ये कर दो इसको ट्रू, मतलब जो भी है उसको चेंज कर दो, अपोजिट कर दो। ये होता है मेरा नॉट ऑपरेटर। ये क्या था हमारा? ये कौन से ऑपरेटर थे? लॉजिकल ऑपरेटर थे। लॉजिकल ऑपरेटर, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। कमेंट्स क्या होते हैं? Comments are used to explain code and make it more readable. They are ignored by JavaScript engine during execution. कमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो हम कोड्स लिखते हैं वो सिर्फ हम नहीं पढ़ रहे होंगे। हमारा कोड सिर्फ हम नहीं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो जैसे ये कोड मैं आपको भी दूंगा। अब मैं यहाँ पर कमेंट्स डाल रहा हूँ कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर है। मैं क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि आप इसको पढ़कर समझ सके कि कैसा कोड है, ये कोड किस चीज़ का कोड है, ये किस चीज़ का कोड है, ये किस चीज़ का कोड है, ये लॉजिकल ऑपरेटर का कोड है। ये किस चीज़ का कोड है? ये हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर का कोड है। ये इस चीज़ की, ये कौन सा कोड है? ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का कोड है। इससे आपको क्लियरिटी हो रही है ये हमारा जो कोड है उसमें कहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं।
और ये क्या करता है, हमारा जो जावा स्क्रिप्ट इंजन का जो कंपाइलर होता है इसको इग्नोर कर देता है, इसको कंपाइल नहीं करता। ये देखो, मैंने इतना सारा फाइल में कोड लिखा है लेकिन किसको सिर्फ कंपाइल करा है, ये जो कमेंट नहीं किया हूँ, ये जो कोड है इसको कमेंट नहीं किया हूँ, बस उतना ही कंपाइल होकर उसका आउटपुट आया है। और ये क्या, इतना सारा मैंने कोड लिखा है इस फाइल में, ये कोई भी कंपाइल नहीं हो रहा। जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया है मैंने कमेंट आउट, यानी कि इसका आउटपुट नहीं देगा, बस उसी का आउटपुट देगा जो कमेंट आउट नहीं होंगे। तो इसका दो काम होता है, पहले तो हम डालते हैं कमेंट्स इसलिए ताकि दूसरे को हमारा कोड अच्छे से समझ में आए कि मैंने उस कोड में किया क्या, कहाँ क्या हो रहा है, ये चीज के लिए। और ये करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये देखो मैं दिखाता हूँ, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिंगल लाइन, मैंने इस लाइन को कमेंट किया, सेकंड वाला लाइन कमेंट आउट नहीं हुआ, यानी कि जिस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ सिर्फ वही लाइन कमेंट हो रहा है, एक ही लाइन। मैं इसके आगे लगाऊंगा कमेंट आउट, सिर्फ ये वाला पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा, इसके आगे वाला लाइन कमेंट नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, क्या होता अगर हमें ये सारे के सारे लाइन एक ही बार में कमेंट करने होते, आओ देखता हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स का। मल्टी लाइन कमेंट क्या करता है, ये सारे जित अगर हम एक साथ कई सारे लाइन्स को एक साथ कमेंट करना चाहते हैं तो मल्टी लाइन का यूज करते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट बाई मी, और यहाँ पर मैं इसको कर दूं बंद। अब ये मैंने एक ही बार कमेंट लगाया है यहाँ पे, बट ये सारे लाइन कमेंट आउट हो चुके हैं। हमें बार बार कमेंट हर लाइन पर लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, हर लाइन पर मैंने कमेंट लगाया बट यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने एक ही बार कमेंट लगाया और उसके अंदर जितने चीज है वो सारे कमेंट आउट हो गए। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसोल लॉग का यूज क्या होता है। अभी तक तो आप समझ ही गए हैं कंसोल लॉग का यूज क्या हो रहा है। द कंसोल लॉग मेथड, सबसे पहले तो कंसोल लॉग एक मेथड होता है, इसको याद रखना। कंसोल लॉग क्या होता है, मेथड, मेथड होता है यूज टू प्रिंट आउटपुट द कंसोल, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कुछ एरर आया है, कुछ छूट गया है, क्या एरर आ गया, वो हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था इसलिए कुछ एरर आ रहा था। ये देखो हमने जो कंसोल लगाया है इसका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। कंसोल का लॉग यूज क्यों होता है, अभी तो हमने पढ़ा है यहाँ पे कि कंसोल लॉग का यूज होता है हमारे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। कहाँ पे, कंसोल में। ये हमारा जो आउटपुट है, जब इस मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, इसका जो आउटपुट है कहाँ प्रिंट हो रहा है, ये हमारे कंसोल के अंदर प्रिंट हो रहा है। देख रहे हो, कंसोल का यूज हम प्रिंट आउट को करने के लिए यूज करते हैं कंसोल के अंदर आउटपुट के लिए। इट कैन बी यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज, एक्सप्रेशंस एंड मैसेजेस। सेम वही काम हो रहा है, हमारा वैल्यू यहाँ पर जो भी आ रहा है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। जैसे कि मैं कर दूं, यहाँ पर मैंने वैल्यू प्रिंट किया था, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी देखो, हमारा वैल्यू आ गया, वैल्यू हो गया, कोई एक्सप्रेशन हो गया। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लगा दूं, कुछ भी मैंने लगा दिया कुछ, ये देखो इसको प्रिंट कर दिया। मैसेज में कुछ दे सकता हूँ, दिस इज कंसोल, ये मैसेज को भी प्रिंट कर देगा, दिस इज कंसोल। तो कंसोल का यूज क्यों करते हैं आप समझ गए होंगे। इसको मैं करता हूँ कमेंट, ये हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप अपने सिस्टम पर कंसोल लग करिए, हेलो जावास्क्रिप्ट कंसोल ऑफ 10 + 20 करिए, इसका आंसर 30 आ जाएगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा।
Keep learning and keep practice. Thank you.